नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर 3 in 1 की खास पेशकश में हम मौजूद हैं। मैं डॉक्टर राजेश उद्धवा, खबरनामा हरियाणा से। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र शर्मा जी बी पॉजिटिव से और राजेंद्र स्नेही जी कुरुक्षेत्र मीडिया से। आज कई विषयों के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। सबसे बड़ा आज का जो मुख्य विषय है वो है रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी। इस टिप्पणी को लेकर जहां पूरे देश भर में विवाद मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जो है एक बार फिर से सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उसके अलावा लोकसभा चुनावों को लेकर क्या सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि दिन अब जिस प्रकार से दिन बदल रहे हैं इसी प्रकार चुनावी सरगर्मियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ते गर्मी के मौसम के साथ गर्म होती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बी पॉजिटिव के संपादक चंद्र शर्मा जी से। चंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो रणदीप सुरजेवाला की जो टिप्पणी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो बयान दिया काफी शर्मनाक है। हालांकि वो बयान बीजेपी काट के दिखा रही है। पूरे बयान में आगे वो कहते हैं कि धर्मेंद्र तो हमारे भाई हैं, तो हमारा परिवार है, मैं माफी मांगता हूँ हेमा मालिनी से। लेकिन माफी से पहले जो उन्होंने कहा वो माफी योग्य नहीं है। आप स्टेज पर खड़े हैं, भीड़ आपके सामने है, जोश आप में आ जाता है। लेकिन बड़े नेता और छोटे नेता में फर्क यही है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और उससे भी शर्मिंदगी की बात यह है कि जब वो बोल रहे थे उस समय सुशील गुप्ता मंच पर मौजूद थे। फरल गांव की घटना कैथल जिले में, और ऐसे में इतनी अशोभनीय बात कहना और पब्लिकली मंच पर कहना शोभा नहीं देता। और इतने बड़े नेता को, रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पुराना अनुभव मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, ऐसी बात उनसे कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह की अशोभनीय बात वो कह सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान तो कांग्रेस को होगा ही। नहीं जी, आपको क्या लगता है कि जैसे रणदीप सुरजेवाला जी का जो बयान, विवादित बयान सामने आया, अक्सर चुनावों के दिनों में या वैसे भी राजनीति में बड़े बड़े नेताओं के ऐसे विवादित बयान आते ही रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसा करते हैं या वाकई जबान फिसल जाती है? रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। अक्सर वे बहुत संभल कर बोलते हैं। उनके शब्द और उनकी जो वक्तव्य होता है वो अपने आप में सुनने लायक होता है। परंतु आज रणदीप जी किस तरह से बोले, कैसे बोले, उनकी जुबान फिसली, पर उन्होंने माफी भी मांग ली। और ये नया नहीं है। महिलाओं पर टिप्पणी की बात करें, अभी पीछे कंगना जो है, कंगना रनौत लोकसभा से कैंडिडेट हैं मंडी से, तो उनको लेके भी बड़ी ओछी टिप्पणी आई थी। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी अशोभनीय टिप्पणी, विवादित बयान, महिलाओं को लेके ऐसे बयान आते रहे हैं, नेता घिरते रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से सुरजेवाला का संबंध है, कैथल से वे आते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, अब राज्यसभा के मेंबर हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के। कहीं ना कहीं तो ऐसे में इस बयान से वे विवादों में आ गए हैं, विपक्ष के निशाने पे आ गए हैं। बीजेपी उन्हें टारगेट करने का मौका नहीं छोड़ेगी और मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल जनता, सुरजेवाला ने माफी भी मांग ली। बड़ा सवाल जनता के बीच में भी चर्चा होती है कि जब कोई आम साधारण व्यक्ति अगर किसी के बारे में कोई अशोभनीय बात करता है तो उसके ऊपर कई धाराएं लगाकर केस दर्ज किया जाता है, बकायदा कार्रवाई भी होती है और कई बार सजा भी होती है, जेल भुगतनी पड़ती है। लेकिन जब बड़ा नेता बयान देता है तो केवल उसे नोटिस भेजकर या केवल ये कहकर कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, बात वहीं खत्म कर दी जाती है। यहाँ पर बात तो कहीं ना कहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है। राज्य महिला आयोग की जो चेयरपर्सन नोटिस जारी कर दिया है और माफी मांगने से काम नहीं चलता। किसी भी महिला के बारे में, हमारी माँ, बहन, बेटी, कोई भी हो सकता है, किसी तरह की शोभनीय टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति में बराबर हिस्सेदारी महिलाओं की है, महिलाएं बराबर पुरुषों खड़ी हैं, तो अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, उस भीड़ में कोई भी महिला नहीं थी, लेकिन एक शख्स के पीछे घर में कम से कम 2 महिलाएं होती हैं, बेटी या उनकी पत्नी। तो इस तरह महिलाओं की उपेक्षा करके बीजेपी को घर बैठे एक नया नारा, नया मुद्दा मिल गया। जो अब तक संदीप सिंह को घेरती थी कांग्रेस, अब वो किस मुंह से इस बात का बचाव करेगी? माफी मांगना अलग बात है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने जो रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को जो है प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर भी उन पर कार्रवाई करने की मांग की। जब प्रियंका गांधी ने कहा था कि बेटी हूं, लड़ भी सकती हूं, और बेटियों के लिए जब लड़ने की बात की थी, तो आज इसी एक बेटी के ऊपर, महिला के ऊपर, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता ने, राज्यसभा सांसद ने एक विवादित बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं मांग उठने लगी है कि कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से कुछ सीटों पर जो उम्मीदवार बदल सकते हैं। तो ऐसे में आज कई पार्टी के हमारे नेताओं से बातचीत भी हुई है, तो सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है,
बीजेपी किसी उम्मीदवार को नहीं बदलने वाली। जो 10 के 10 पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जो नाम घोषित किए गए हैं, वो वही के वही, वैसे के वैसे ही चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। तो ऐसे में अफवाहों पर ध्यान मत दें। मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात अब ये आती है कि 50 दिन लोकसभा चुनाव को शेष रह गए हैं। काउंटडाउन कई दिन से स्टार्ट हो चुका है। 25 मई को वोटिंग होने जा रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की हम अक्सर बात करते हैं, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 3 मुख्य रूप से उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में है। भाजपा की ओर से नवीन जिंदल चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अभय चौटाला इनेलो पार्टी की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में लगातार अपने सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में एक एक करके हम बात करते हैं। स्नेही जी, अगर हम बात करें इनेलो पार्टी की बात करें तो क्या लगता है कि अभय चौटाला आए, पहली बार रैली करके, एक विशाल जनसभा करके, पूरे हल्के का दौरा करके चले गए, अब क्या स्थिति है? नवीन जिंदल आए, दौरा करके चले गए। अभय चौटाला बड़े नेता हैं, प्रदेश भर की जिम्मेदारी उनके पास है। वे पूरे हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। 90 के 90 हलकों में वे अपने संगठन के लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को वे निर्देश दे रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें 6 अप्रैल की, चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है। देवीलाल जी की पुण्यतिथि पे इनेलो दिल्ली से शुरुआत करने जा रही है। अभय सिंह चौटाला जो हैं वो पूरे जोर शोर के साथ एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। वहीं 12 अप्रैल को नवीन जिंदल के चुनाव में उतरने की संभावना है। सुशील गुप्ता जो हैं वो सबसे पहले उम्मीदवार के तौर पर कुरुक्षेत्र में आए हैं और अब भी डटे हैं और उनका दावा है कि मैं हमेशा ही जीतूं या हारूं, कुरुक्षेत्र की जनता को नहीं छोड़ूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। चंद्र जी, जैसे अभय चौटाला बड़े नेता है, पार्टी के सर्वा नेता माने जाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बाद उनके पुत्र भी हैं। तो जिस प्रकार से अभय चौटाला के ऊपर पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है, सिरसा में भी लगातार उम्मीदवार उतारा है, वहां भी सक्रिय है, कुरुक्षेत्र में खुद उम्मीदवार है। अब एक बार आए, कार्यकर्ताओं से बैठकें करके, मिलके, आदेश दिशा निर्देश देके दूसरी जगह पे तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में किस प्रकार आपको लगता है तैयारी इनेलो की चल रही है? इनेलो पे कार्यकर्ताओं का कैडर है। हम बात करेंगे रदौर से। कुरुक्षेत्र लोकसभा में रदौर में श्याम सिंह राणा उनके पास बैठे हैं। लाडवा और शाहबाद चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी संभाल रहे हैं। और थानेसर में जो कुरुक्षेत्र है, सीएम सिटी कहते हैं इसको, राज्य मंत्री यहाँ से हैं, तो यहाँ पर काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो महिला नेत्री श्रीमती तनुजा बेहतरीन काम कर रही हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है तूफान के सामने डटकर खड़ा होना। और तूफान मुख्य सीएम सिटी हो, राज्य मंत्री यहाँ के हों, उसके बावजूद डट के खड़े रहना और पार्टी के लिए प्रचार करना और मेहनत करना इतना आसान नहीं है। लेकिन तनुजा डटी हुई है और दिख रहा है कि वो एक नेता, परिपक्व नेता बनने वाली है। क्योंकि कोई भी नेता पेट से पैदा नहीं होता है, संघर्ष करता है, सीखता है, अनुभव आता है। और तनुजा के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राजनीति में अपने आप को परिपक्व कर साबित करने की। क्योंकि जब सीएम सिटी, उसके बाद राज्य मंत्री समाज सुधार का विधानसभा क्षेत्र, वहां पर अगर तनुजा कुछ करती है, वो कर रही है, दिखता है। क्योंकि पीछे बैठक की है, अब रोजाना 8-10 मीटिंग कर रही है। तो अगर जहां मीटिंग में जाओगे तो अगर 100 आदमी आते हैं तो अगर 5 लोग भी प्रभावित कर सकते हैं, तो 5 लोग प्रभावित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इनेलो का गढ़ रहा है कुरुक्षेत्र थानेसर। तो ऐसे में तनुजा की जो संधू है, रामपाल माजरा कलैत में खड़े हैं। इसके अलावा शाहबाद में बता दिया, मतलब कुल मिलाकर हर जगह इनेलो का गढ़ है। लोकसभा क्षेत्र में इनेलो जो मजबूती और लेकिन तनुजा की मेहनत, चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी की मेहनत, रामपाल माजरा की मेहनत और जो श्याम सिंह राणा की मेहनत है, काफी अच्छा रिजल्ट देगी। चाहे अभय चौटाला यहाँ नहीं है, लेकिन डेली वो अपडेट ले रहे हैं। शाम को रोजाना जूम मीटिंग होती है इनेलो की और अपडेट दिया जाता है कि किसने क्या किया। तो निश्चित रूप से अभय चौटाला, और वैसे सोशल मीडिया का जमाना है, अभय चौटाला कहीं बैठे संदेश दो। कल जो रणदीप सुरजेवाला मामला हुआ, सोशल मीडिया ने उसको आग की तरफ फैला दिया। तो सोशल मीडिया पे अभय चौटाला एक्टिव है और उनकी जो टीम है, जो जिला ब्लॉक स्तर की टीम है, काफी बेहतरीन काम कर रही है। अब बात स्नेही जैसे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता की करते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार पूरे हरियाणा में वही थे जो डिक्लेयर हुए थे किसी दल द्वारा, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग हलकों में जो है लगातार डेली बैठ के कर रहे हैं। उनके साथ बकायदा पूर्व मंत्री अशोक हुड्डा भी, पूरी कांग्रेस की टीम भी चल रही है। तो क्या लगता है कि नवीन जिंदल के चुनाव मैदान में आने के बाद अभय चौटाला की जो पूरी टीम, चाहे वो तनुजा है, रामपाल माजरा है या शेर सिंह बड़श्यामी है, श्याम सिंह है, जितने भी लोग इनेलो और नवीन जिंदल के मुकाबले में सुशील गुप्ता किस प्रकार आपको टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं? जिंदल अपना कॉर्पोरेट तरीके से चुनाव लड़ते हैं, हर बार की तरह कुछ बदला नहीं है। जिंदल अब भी आए, झलक दिखला के चले गए। और अगर सुशील गुप्ता की बात करें या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात करें, आज की डेट में गठबंधन जो है वो मुद्दा बना रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को। निसंदेह केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ संजय सिंह छूट गए हैं।
उस चीज को लेके भी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, और ये सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार जो है वो तानाशाही पर उतर आई है और विपक्ष को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। इन मुद्दों को विपक्ष जो है वो जोर शोर से उठा रहा है। संविधान को खत्म करने के षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे, संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष जो है वो जनता के बीच में जाके, फील्ड के बीच में जाकर सुशील गुप्ता की अगर बात करें, सुशील गुप्ता खुद बीते कई दिनों से, जब से नवीन जिंदल डिक्लेयर हुए हैं कैंडिडेट, वे कोयला घोटाला को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। वो सीधा कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि लाला जी ने कोयला तिजोरी में रख लिया, लाला जी चोर हैं, जिंदल भ्रष्ट हैं, जिंदल से वो मांग कर रहे हैं लगातार कि आप ये बताइए कि क्या पीएम ने झूठ बोला था, आप चोर नहीं हैं, अब आप पाक साफ हो गए। वो सवाल पूछते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जिंदल धुल के पाक साफ हो गए। सुशील गुप्ता आक्रामक मूड में ही नहीं है, वे पूरी तरह से लोहा ले रहे हैं और लड़ रहे हैं इनके साथ। सुशील गुप्ता जो है लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस की जो पूरी टीम है पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में पूरे डे प्लान बनाकर अलग अलग गांव में, थानेसर हल्के में जहां पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ टीम चल रही है, शाहबाद में अलग टीम चल रही है, अलग अलग जो 9 हल्के हैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्र है, वहां सुशील गुप्ता लगातार सक्रिय हैं। बात अगर हम नवीन जिंदल की करते हैं तो नवीन जिंदल जो है जिस प्रकार आए, राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ उन्होंने लाडवा में भी डॉक्टर पवन सैनी के नेतृत्व में एक बड़ी जनसभा अटेंड की, उसके बाद पंजाबी धर्मशाला में नागरिक अभिनंदन समारोह में जहां काफी भीड़ ने, शहर की 112 संस्थाओं ने उन्हें जो है अपना आशीर्वाद दिया, कहीं समर्थन दिया। एक पूरी जो भीड़ थी वो उमड़ती हुई नजर आ रही थी, उनको पसंद करती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं दिखा कि नवीन जिंदल का क्रेज बरकरार है। अब कल उनकी माता सावित्री जिंदल आई, शाहबाद में जो भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था उसको अटेंड किया, और उसके बाद वो कई जो पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे वो राजेश सिंगला थे, चाहे विनोद गर्ग थे, चाहे विशाल सिंगला थे, कई घरों में वो गई, उनको मिल के आए। उस दौरान भाजपा के, कांग्रेस के कई उनके पुराने साथी समर्थक वहां मौजूद रहे। चंद्र जी, आप इस जो सावित्री जिंदल जी का जो दौरा था किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इनका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सावित्री जिंदल जी जिन घरों में गई वो पुराने परिवार है, पारिवारिक मित्र हैं उनके। अभी एक पार्षद महोदय हैं, उन्होंने खुद जो जानकारी है नवीन जिंदल साहब को फोन किया था, जिंदल साहब अगर आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो मैं आपके साथ आपकी सपोर्ट कर सकता हूं। उस समय जिंदल साहब ने उनको मना कर दिया, और जब वो पार्षद महोदय अब दूसरी पार्टी के साथ लग गए हैं, कोई पार्षद है, खानदानी आदमी है, शहर के मजबूत स्तंभ है, वो उनके लिए आसान नहीं है दोबारा गेट बैक करना, इतना आसान नहीं होता, ये मुश्किल रहेगी। अब जहां पर सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर महिला है और सभ्य और इतनी शिष्टाचार से बात करती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप दुनिया की, देश की सबसे बड़ी अमीर महिला से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सभ्यता तरीका है, जो उनकी शालीनता है, उसके आगे आप झुकते जरूर हैं, लेकिन जब आप उनके सामने बैठे तो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। लेकिन जब वो चले जाएंगे, क्या उनका असर तब भी रहेगा? तो जो लोग मुझे प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं आपके साथ चुनाव में सपोर्ट करूंगा, वो आपको सपोर्ट क्यों करेगा? जबकि आपसे मैंने पहले पूछा जाए तो आप उससे मना कर जाए। माइनस पॉइंट ये रहेगा। दूसरी बात, नवीन जिंदल साहब बड़ा चेहरा है, और उससे बड़ी बात सुभाष सुधा जो एक यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, वहां से लेकर आज मंत्री तक का सफर, राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं वो। चाहे जितना उनका मौजूद है उतना उनको पद ना मिला, बड़ी मुश्किल से अब लास्ट टाइम राज्य मंत्री बने हैं, लेकिन वो इस पद के हकदार आज से 5 साल पहले भी थे, क्योंकि राजनीति की अगर उनसे बात की जाए तो जमा गुणा करके बता देते हैं क्या होने वाला है। और हमारा अनुभव कहता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका अंदाजा लगभग ठीक रहता है। उनका सहयोग नायब सैनी ने लिया, वो एमपी बने, हालांकि मोदी लहर थी, लेकिन इस सारे किरदार में अगर जो नवीन जिंदल साहब के साथ अहम किरदार रहने वाला है, वो रहने वाला है नरेंद्र मोदी का जादू, और उससे बड़ा किरदार रहेगा सुभाष सुधा का, क्योंकि सुभाष सुधा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर से वाकिफ है थाने सर के और लगभग कुरुक्षेत्र जिले के भी। ऐसे में अगर उनकी गाइडलाइन साथ रहेगी, और जिंदल को एक अहम छोड़ना होगा कि मैं नवीन जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑनर, लेकिन मैं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र का जनसेवक, जब वो मन में आ जाएगा और भाजपा कार्यकर्ताओं को बराबर वेटेज दी जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, तो नवीन जिंदल के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन सुशील गुप्ता की जो स्टार्टिंग है, जो उनकी एग्रेसिव कैंपेनिंग है, उससे उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन चुनाव निश्चित रूप से काफी रोमांचक होगा, और इस चुनाव में जो एक हीरा निकलेगा वो होगा श्रीमती तनुजा, क्योंकि आप जब तूफान से टकराते हैं या तो तबाह हो जाते हैं या आप हीरो बन के निकलते हैं। जो मेहनत कर रही है तनुजा, उससे लगता है कि वो एक नायिका बनकर निकलेंगी, क्योंकि राजनीति में उनके लिए
पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही कहना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जो चुनाव है लोकसभा का, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है कि इसके जो परिणाम है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में अपना पूरा असर दिखाएंगे। जैसा आपने कहा कि नवीन जिंदल को लेकर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पटकथा पूरी तरह से पहले से तैयार है और उसी पटकथा के अनुसार जो है चुनाव पूरी अपनी रंगत पर आगे बढ़ता जा रहा है। नवीन जिंदल वही शख्स है जिनके बारे में चर्चा थी 6 महीने पहले कि वो भाजपा के उम्मीदवार होंगे, फिर सुनने में आया कि नहीं, उन्होंने भाजपा को ना कर दिया, ना करते करते एंड में वो हाँ कर गए। और उस हाँ से पहले वो कई लोगों को ना कर चुके थे। जिन लोगों को वो ना कर चुके थे, आज वो लोग सुशील गुप्ता के साथ हैं, कुछ नेलों के साथ हैं। उन लोगों की, जिनको उन्होंने नवीन ने ना कहा, उनको हाँ करके फिर वापस अपने साथ लाना नवीन के लिए बड़ी चुनौती होगी। खैर, अगले 50 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अगले 50 दिनों में हम आपके साथ 3 in 1 में बार बार रूबरू होते रहेंगे, नए मुद्दों के साथ, नई बातों के साथ। आपसे भी एक विनम्र निवेदन है, इस 3 in 1 में अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अपने सुझाव जरूर दें। अगर आपके मन में भी कोई विषय हो तो उस विषय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।